वादी कश्मीर में हुई कल कई इलाकों में चाला बारिश से जहां पर मेवा सनत से जुड़े लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। वही हमारी आज यहाँ पर मकामी लोगों से बात हुई तो अगर हम सब डिवीज़न टंगमर की बात करें तो यहाँ के मुख्तलिफ गाँव में जो कल चाला बारिश से जो है जो भी फसल या बीज बोए थे कहीं ना कहीं जो उनको नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। वही जब हमारे यहाँ पर मकामी लोगों से बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना है सीधे आपको टंगमर ले चलते और दिखाते क्या कह रहे हैं। जी कल शाम अचानक से ज़बरदस्त चालाबारी हुई है टंगमर के इलाकों में। कई गांव इसमें इफेक्ट हो गए हैं जैसे कि हिरीवटनू है, चिंदिलोरा है, किलवारा है, हीर है, रितिमपुरा है। ऐसे ही लगभग 10-15 गांव है जो कि ज़बरदस्त इफेक्ट हो गए हैं चालाबारी से और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया मेवा बागों में। और हमारी इस वक्त यही डिमांड है इंतजामिया से कि वो एक एक्सपर्ट टीम कॉन्स्टिट्यूट करके इसका असेसमेंट करे, लॉस असेसमेंट होना चाहिए और ज़मींदारों को जो भी मुतासरा ज़मींदार है उनको मुआवजा मिलना चाहिए इस बारे में। हाँ, कल शाम को यहाँ पर बहुत सी ज़्यादा जलाबारी हुई है टंगमर के कई इलाकों में, जिनमें हरीवटनू, रजपुरा, चंदीलोरा, सराय, छांदिल, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जलाबारी से। ख़ास करके जो हमारा यहाँ पर चेरी का फ्रूट था, पहले सबसे पहले निकलता था, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो हम यहाँ पर धान की फसल के लिए जो हमने बीज बोए थे उसमें भी नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के बहुत सारा नुकसान है, हर एक फसल में नुकसान हुआ है यहाँ पर टंगमर्ग में। तो हमारी डिमांड और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से यह है कि वो एक टीम तश्कील दे टंगमर्ग इलाके के लिए जो इस नुकसान का असेसमेंट लगाए और किसानों को इसका मुआवजा मिले। चालाबारी हुई और उसकी वजह से जो काफ़ी टंगमर्ग के काफ़ी इलाकों में या टंगमर्ग का जो इलाका है इसके काफ़ी सारे गांव में जो इसकी वजह से नुकसानात हो गए। और हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके जो डीसी बारामूला है, कि वो एक टीम को मुंतखब करे ताकि वो इस नुकसान का असेसमेंट ले, ताकि जिनका नुकसान हुआ है उनको रेलिवेंट टाइम पे या उनको जल्द से जल्द उस चीज़ का मुआवजा दिया जाए। और ये बॉर्डर इलाका है इसका डिस्ट्रिक्ट बारामूला का, और इसकी एलिवेशन तकरीबन 7000 फीट है। तो ये जिसे कहते हैं ना हेल प्रोन एरिया है। इसका हर साल तकरीबन एक न तो दूसरे साल इसमें चालाबारी होती रहती है। तो लेकिन इस साल जो चालाबारी हुई मेरे ख्याल में 10-15 साल बाद इतनी ज़्यादा यहाँ हुई है। तो इस वक्त जो डैमेज है वो तकरीबन 70% से अबो है। ये कल 5:30 बजे या 6 बजे 10-15 मिनट तक हैवी रहा, फिर इसके बाद और 10-15 मिनट स्लो रहा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखोगे बागों में इस वक्त भी ये जो हेल के ये स्टोन्स हैं अभी भी मौजूद है, इवन पहाड़ों पर भी मौजूद है। तो डैमेज यहाँ काफ़ी हैवी हुआ है। अब हमने अपनी टीम और रेवेन्यू के साथ मिलकर हम कल से ये लिस्ट बनाएंगे और गवर्नमेंट को, मैंने डायरेक्टर साहब से भी बात की है फ़ोन पर, उसने भी उनकी भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि यहाँ की लिस्ट जो डैमेज लिस्ट है वो फिल फॉर बनाई जाए और गवर्नमेंट को पेश की जाए। लेकिन साथ साथ में हमने यहाँ के फार्मर्स को ये ताकीद की है, तो एक तो मैनकोजिब की स्प्रे ये करेंगे तुरंत अपने बागों में, और दूसरा अगर किसी ने खाद अभी नहीं लगाई है तो वो खाद इसमें लगाएं, खासकर पोटाश खाद जो है वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इसमें अगर इसको, क्योंकि पत्ते तो सारे तकरीबन 70-80% पत्ते जो वो बाहर नीचे आ गए हैं, ज़मीन पर पड़े हैं, तो इस वक्त पौधों का बचाना ज़रूरी है। बाकी जो फ्रूट का नुकसान हुआ वो तो हो गया, लेकिन इस वक्त हमें फौकियत देनी चाहिए कि पौधों का और नुकसान धूप की वजह से न हो जाए, ताकि इसमें और पत्ते आ जाएँ और ये फर्दर नुकसान से बच जाए। क्या फार्मर्स को आपने कोई ऐसी टिप्स दी ताकि आगे भी थोड़ा ध्यान रखा जाए? इनको कुछ मैंने टिप्स दी। एक तो मैंने ये कहा कि जो यहाँ ट्रेनिंग सिस्टम है पौधों की वो ये चेंज करेंगे। मैंने पिछले साल भी इनको कहा था, लेकिन इस पर सब ने अमल दरामद नहीं की। जो ये नए बाग लगा रहे हैं इसमें ट्रेनिंग सिस्टम जो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम जिसे हम कहते हैं उस हिसाब से दे दें। हमारे अपने मुलाजिम भी यहाँ, ये मार्च में यहाँ आएंगे, इनको दिखाएंगे कि मॉडिफाइड ट्रेनिंग सिस्टम किस तरह से इसमें, क्योंकि मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में डैमेज कम होता है हेल स्टॉर्म से। और साथ साथ में हमने नेट भी है हमारे पास, नेट की स्कीम, ये नेट अगर लगाना चाहें तो नेट मार्केट से खरीद कर हम इनको उसमें सब्सिडी दे देंगे, क्योंकि यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, यहाँ आराम से ये नेट इसमें लगा सकते हैं। ये तो बहुत अफसोस की बात है, ये मुल्क जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पे बनी थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बनी थी, आज इसी मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई कानून नहीं है पूरे मुल्क में, कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है। जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, किसी का रेड़े पे जो वो सब्जी बेचता है उसको गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इस वक्त कानून नहीं है। तो ये सारा जो दिन ब दिन 2019 के बाद जितने भी कानून यहाँ लाए गए हैं
ان کی کوشش صرف اور صرف ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے اختیارات کم کرنا، ان کو چھیننا، ان کو کمزور کرنا ہر حساب سے. یہاں کے ریڑھ کی ہڈی جو ہے تعلیم، ابھی دیکھیے 3 سال کے بعد ہمارے اسکول کھلے ہیں، 3 سال ہمارے بچوں کے ضائع ہو گئے ہیں. اسی طرح اگر بچے جاتے تھے وہاں سے جی آپ کو نوکری نہیں ملے گی. یہ صرف کوشش کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بے اختیار بنایا جائے اور یہاں لوگوں کو گھٹنوں کے بل لایا جائے، مگر ایسا ہوتا نہیں. یہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ ایک زندہ دل قوم ہے، اتنے سالوں سے یہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے عزت اور اپنے نفس کے لیے. یہ ڈنڈا شنڈا ذرا دیر چلنے والا ہے. دیکھیے گلوبل لیول پہ جہاں دیکھا جائے تو دنیا کے کسی بھی ملک کے بچے، طلباء طالبات کسی بھی ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور جا بھی رہے ہیں اور آج تک جاتے بھی آئے ہیں. ڈگریاں حاصل کی ہیں کئی شعبوں میں، کئی ممالک میں بہت زیادہ تجربات حاصل ہیں، وہاں اس کی زیادہ نالج ہوتی ہے، اور تو کئی علاقوں میں وہ نالج نہیں ہوتی ہے. اس لیے ایک دوسرے کنٹری میں جا کر مستفید ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں جو سیکھنے سکھانے کے طبقات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، شعبہ جات ہوتے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اوورآل پھر جس بھی ملک سے جائیں گے اس ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا بھلا ہو جاتا ہے. یہ جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف سے آرڈر آیا ہے تو اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو یہ کوئی مناسب آرڈر نہیں آیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو مرکزی سرکار ہے اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو بچے، ٹھیک ہے پاکستان اور ہندوستان میں آپسی تعلقات اس وقت بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہیں، لیکن رنجشیں بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہمسائیگی میں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک بھی کی جاتی ہیں. بعد میں بات چیت کے ذریعے، معاملات کو نیگوشیٹ کرنے کے ذریعے، ٹیبل ٹاکس کے ذریعے، ڈیلیبریشن کے ذریعے، ایکسچینج آف ویوز کے ذریعے یہ معاملات پھر طے ہو جاتے ہیں. اس کا اثر کسی بھی صورت میں طلباء اور طالبات کے مستقبل پر نہیں پڑنا چاہیے. تو اس سلسلے میں بہتر یہی ہوگا کہ حکومت ہند جو ہمارے ملک کی مرکزی سرکار ہے وہ اس چیز کو دوبارہ دیکھے اور اس حکم پر نظر ثانی کر کے کم سے کم تعلیم کے معاملات میں ایک کنسیشن دے دے. جس طرح ہم بنگلہ دیش جاتے ہیں، رشیا جاتے ہیں، دوسرے پڑوسی ملکوں میں جاتے ہیں، تو اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی ہمیں یہ چھوٹ دینی چاہیے. ہم یہی اپیل کریں گے اپنے ملک کی مرکزی سرکار سے. گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی جو ہوگی، فارن پالیسی، اس کے وہ گائیڈ کرتی ہوگی ان کو. ان کے جو دوسرے ملکوں سے جو تعلقات ہوتے ہیں وہاں سے مین مٹیریل لانے کے لیے یا دوسری چیز لانے کے لیے وہ آلریڈی اس میں ہوتا ہے. اگر دونوں ملکوں میں وہ کوئی ایگریمنٹ ہے تو وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے جو ہمارے ملک کی طرف سے جو کوئی ایگریمنٹ کیا گیا. کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ لڑکے پاکستان میں گئے، انہوں نے ٹریننگ کی میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ کالج میں، وہ تو اس وقت پرمیشن ملا ہوگا ان کو، ایسے کیسے جائیں گے؟ وہ بارڈر سے نہیں گئے. اگر بارڈر سے گئے تو پھر وہ اللیگل ہے، وہ غلط بات ہے، اس کو نہیں ریکگنائز کیا جائے گا. اگر وہ پاسپورٹ پہ گئے ہیں تو پھر ملک نے بھیجا ہے، ملک نے الاؤ کیا ہے اس کو، تو وہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کی زیادتی نہیں ہوئی. کل مودی جی اور یہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کہہ رہے تھے جوانوں کی بات سنی جائے گی، تو اس میں دیکھنا چاہیے کیا ہے. اگر ملک ان کے درمیان ان کے کوئی ایسے ایگریمنٹ ہے جس میں وہ پاسپورٹ پہ گئے ٹھیک سوچ سمجھ کر، تو اس وقت ہمارے سی آر ڈی ڈپارٹمنٹ یا دوسرے جو ڈپارٹمنٹ وابستہ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرنے جاتے ہیں، اگر وہ نالج میں ہے. نہیں تو اگر پالیسی سرکار نے طرح کی ہے، چینج کی ہے، اپنا آئیڈیا چینج کیا ہے، وہ تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں تبدیلی کی ہے. نہیں، وہ تو آپ تبصرہ کر سکتے ہیں پریس میں، پرائم منسٹر کی تقریر میں اس نے کیا کہا. اس سے پہلے بھی کہا دل کی دوریاں، دلی سی دوریاں، جب ڈپٹیشن گیا اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ ہم بات کریں گے. وہ تو ان تک ہے کہ وہ نوجوانوں کو کیسے لائیں گے مین سٹی میں، اس میں کیا اقدامات کریں گے تاکہ وہ نوجوان کو اپنا فیوچر محسوس پروٹیکٹ لگے کہ میرا فیوچر پروٹیکٹڈ ہے، بچاؤ ہے. تو باقی جو گورنمنٹ آف انڈیا کو کرنا ہوگا وہ ان کی پالیسی ہے. ہماری طرف سے یہ گزارش ہوگی اگر انہوں نے قانون کے تحت، اگر انہوں نے ایک پروسیس کو فالو کیا ہے، پاسپورٹ لیے ہیں
और इनको गवर्नमेंट आर्मी को पता था ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या किसी या पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आज हम उसमें कोई चेंज कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। ये मानना है कि एजुकेशन, कल्चर, आर्ट और स्पोर्ट्स जो है ये एबो पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो इस पे जो है नज़रसानी इस ऑर्डर पे होनी चाहिए, क्योंकि ये CBMs होते हैं कि जब बच्चे जाते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर, जो नेबर कंट्रीज़ होती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। मैं समझता हूँ कि ये पीस के लिए एक इनिशिएट होता है, और मैं समझता हूँ कि ये एक ठीक चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ हमारे बच्चे जो यूक्रेन से, रशिया से आए हैं, वहाँ हालात ख़राब है, उनको भी यहाँ जो है अरेंजमेंट जो है होनी चाहिए, क्योंकि उनका पैसा ज़ाया हो रहा है, उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए भी कोई जो है अरेंजमेंट यहाँ कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेजेस है या इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनमें जो है अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है अगर हमें पीस प्रिवेल करना है इस खित्ते में, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे थ्रू सार्क भी जाते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? जब सार्क के थ्रू एक दूसरे की कंट्रीज़ में बच्चे जाते हैं, मेरिट पे जाते हैं, तो वहाँ उस चीज़ पे क्या आपका क्या इक़दाम होगा? उसके साथ साथ जो WHO ने जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस किए हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं, तो उसमें उसको क्या कर सकते हैं आप? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस है या और कोई कॉलेजेस है, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं? वहाँ आप कौन से इक़दाम ले सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इस पे नज़रसानी होनी चाहिए इस ऑर्डर में।